गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर दें? इतने ऐड होते हैं, कितने हो गए? देखिए, कल लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने देखी थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो भी प्रोडक्ट थे वो हमने कैलकुलेट करने देखे थे। एक क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, पहले इस क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व करो। ये आपके पास में एक सेल है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल रखा है, दोनों के दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। इसमें मैंने जो ये सॉल्यूशन फिल किया है, ये आपका है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और जो इसमें वाटर है वो एक्सेस में है। क्या है? वाटर आपका एक्सेस में। कल लास्ट अपन ने जो एग्जांपल देखा था जिसमें अपन ने वाटर को लिमिट में लिया था, है ना, वही चीज यहाँ पे आप देखिए, बताइए मेरे को कि आंसर क्या आएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। करो, मैं जब तक इंक भर लेता हूँ इसके। चलो मैं कर देता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर कितने टाइप के आयंस हैं? Na+ है और Cl- है ना। Cl-, H+ है, OH-। जब अपन एक्सेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। जब अपन एक्सेस की ही बात कर रहे हैं तो इनके आयन की जो कंसंट्रेशन है वो तो वैसे ही नेग्लिजिबल के हिसाब से है। मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड कर रखा है, तो जो भी कंडक्टिविटी, मतलब जिसका वोटिंग ज्यादा होती है उसी का सरकार बनती है ना। वही बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर इनकी आप रिडक्शन पोटेंशियल आप देखो उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आंसर अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अपन ने दे दी कि वाटर एक्सेस में है, तो एक्सेस में है तो जिस इसका मतलब ही क्या है, H+ और OH- की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, वो रिडक्शन होगा, वो वाटर का ही होगा और किसी का नहीं होगा। Na+ कंसंट्रेशन, Cl- की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उसका कंडक्टिविटी पे ज्यादा कोई इफेक्ट भी पड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। जब यहाँ पे लिमिट में ले लेते हैं तब अपने अलग आंसर आता है, वो कल अपन ने देख लिया था। एनोड पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है? लॉस करना इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा बताओ? बताओ एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा? सोडियम। Cl-, सोडियम, सोडियम,
सोडियम H+। और बताओ, चारों का नाम ले लो। सोडियम, OH-। विवेक तो H+ भी बोलता है, OH- भी बोलता है, अब क्या है? थोड़ी देर बाद में कहेगा सर मैंने बताया था सही। सर शायद H+। अब शायद वायद क्या होता है? अरे सॉरी वॉरी क्या बोल रहे हो, सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता। मे बी। सही सही बताना आप। क्या कल की क्लास आपने अच्छे से रिवाइज की वापस? सच सच बोलना। एक भी स्टूडेंट ने कल की क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा, ये मैं 100% बोलता हूं। या मेरी बातें आप सुनते नहीं हो? बस। वाह रे वाह। देखो ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया है कि वाटर है वो एक्सेस में है, तो जो भी कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी या ऑक्सीडाइज होगी वो वाटर ही होगी। तो Na+ और Cl- क्यों बोल रहे हो? कंसंट्रेशन आपने वाटर की ही ज्यादा ले रखी है। तो मैंने बोल दिया जो भी ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा वो वाटर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्सेस में है। अब मैं बोल रहा हूँ कि वाटर का ही होगा। वाटर में एक तो H+ होता है और एक OH- होता है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब मेरे को एक बात ये देखनी है कि Na+ और Cl- तो किसी का आंसर आना भी नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया है, क्लास शुरू होते ही बोल दिया है। और अब ये दोनों चीजें बची, H+ और OH-। अब इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा वो बताओ। है? अब OH आ रहा है आंसर, वेरी गुड। आपको मालूम है लॉस कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही लॉस करेगा। OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या बनाएगा? आपकी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यही तो करता है। और क्या करता है? चाहे तो प्लस में इलेक्ट्रॉन इधर लिखो, चाहे प्लस इधर इधर लिखो, एक ही बात है। OH माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। अगर प्लस में लिखते हो तो उधर की तरफ लिखो, माइनस में लिखते हो तो इधर की तरफ लिखो। तो आप क्या देखते हो? इसको बैलेंस करो। 4 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अब देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, पहली बात तो ये देखो, बताओ मेरे को। क्या इस OH- का ऑक्सीडेशन हुआ है? तो हुआ है, तो किस में हुआ है ऑक्सीडेशन, ये बताओ मेरे को। इस OH- से, चलो ये भी आपकी 9th-10th की चीज को रिवाइज करते हैं। OH- का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें हुआ है या इसमें हुआ है, या दोनों में हुआ है, या किसी में नहीं हुआ? बताओ। आज आपका बस जनरल टेस्ट ही लेंगे। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बस यही पता पड़ना है वहाँ। यही करेंगे। O2 में। क्यों भाई? तो दो ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर दे दो सबके सब घूम फिर के। रीजन दो। ऑक्सीजन ऐड हुई है। अरे ये ऑक्सीजन ऐड हुई है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, 9th-10th में काम आते हैं। यहाँ पे ये ऐड होना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज होना है, ये आंसर मत दो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण आंसर कई बार गलत भी हो जाते हैं और कई बार आते ही नहीं है। कई बार तो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई लेन देन ही नहीं है, तो भी उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। दोनों में, वेरी गुड। क्वेश्चन तो सही होगा 50-50। अब देखो, ये OH- है, तो OH- में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। और हाइड्रोजन की क्या होती है? +1। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या रह जाती है? -1। ध्यान देना, ये तो मालूम पड़ गया ना। OH- का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन के ऊपर
-2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और हाइड्रोजन के ऊपर होती है +1, जब इसका सम अप करते हैं तो ओवरऑल क्या आता है -1, इसलिए अपन OH के ऊपर लिखते हैं -1, लिख दिया। अब मेरे को एक देख बात बताओ, यहाँ पे तो -2 में ऑक्सीडेशन स्टेट और O2 ऑक्सीजन गैस में, गैसें हमेशा न्यूट्रल होती हैं, है ना। सब आंसर गलत दे रहे हैं बैठे बैठे, कुछ एक सही है, वो भी पता नहीं ये आंसर तुक्के तुक्के में सही हो रहा है। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म में है, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। एक दिन मैंने एक स्केल लिखवाई थी, आपको मालूम है, 0 से +1 +2 ऐसे लिखाई थी ना, +3 इधर -1 -2 ऐसे करके जब इधर की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे लिख सकते थे ना, ऐसे लिखता था ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर की तरफ मूव करते थे तो उसका मतलब रिडक्शन होता था, याद है। वही चीज है, माइनस से जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस से जीरो की तरफ आ रहा है, मतलब एरो इधर की तरफ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधी बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब वाटर की बात करते हैं तो वाटर में एक H+ की फॉर्म में और ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में, -2 से -2 है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई ऑक्सीडेशन हुआ, कोई रिडक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो भी ऑक्सीडेशन हुआ वो OH का ऑक्सीजन गैस में हुआ है, वाटर में थोड़ी ना हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया, चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया। तो जो भी ऑक्सीडेशन हुआ है वो OH का ऑक्सीजन गैस में हुआ है, ध्यान रखना। बस पढ़ लिया, ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन लॉस होती है, सारी चीजें बता चुके हैं आपको। चलो एनोड हो गया, अब कैथोड की बात आई। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा का मतलब गेन करेगा, क्या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, इसका है ऑक्सीडेशन हो गया, बचा यही H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, तो इधर 4 H+ गेन करेंगे, क्या बनाएंगे आपके H2 2H2 गैस, कितनी गैस, 2H2 गैस, समझ गए। बस नेट सेल रिएक्शन लिख लो, 4OH minus plus 4H plus is converted into oxygen plus 2H2, बस ये आपकी हो गई नेट सेल रिएक्शन। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वाटर लिमिट में है तो दोनों की कंसंट्रेशन में से जिसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइज होने के लायक है उसको ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडाइज होने के लायक का मतलब ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका आप कर दो ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन होना है उनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन कर दो, जब लिमिट में हो, वो कल मैंने बताया था। और अगर वाटर आपने एक्सेस में ले लिया, इन्हें सॉल्वेंट एक्सेस में ले लिया, तो जो भी है अब काम काज करने वाला ही वाटर ही है। NaCl को तो कोई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इसके आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है सोल्यूशन में। तो अब ऑक्सीडेशन भी वाटर का ही होगा, रिडक्शन भी वाटर का ही होगा। अब वाटर में से कौन से चार्ज का होगा वो आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये रिएक्शंस थोड़ी है, इनको याद थोड़ा याद कर लेना अभी, क्योंकि धीमे धीमे जब प्रैक्टिस में आओगे तो आप सीख जाओगे। अभी इन चीजों को यहाँ पे अभी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ नहीं रहे हैं तो मैं इतना ज्यादा बता नहीं रहा आपको, समझ गए, कोई प्रॉब्लम। यानी कि एनोड पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस, यानी कि यहाँ से आपकी कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। अब कई बार एग्जाम में इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने का रेशियो। ऑक्सीजन का तो 1 मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे बोल सकते हो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रेशियो क्या है, 1:2 रिलीज होने का, यानी कि इधर से गैसें ज्यादा निकलेगी, इधर से कम निकलेगी। हाँ वेरी गुड। H2O नेट सेल रिएक्शन में नहीं लिखना है, ये भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात लिखी बोली आपने, कि ये जो सॉल्वेंट होता है ना, इस सॉल्वेंट का यूज रिएक्शन यानी कि नेट जो सेल रिएक्शन होती है उसके अंदर यूज नहीं करते हैं। इसलिए देखो जो भी नेट सेल रिएक्शन लिखी है उसके अंदर मैंने वाटर नहीं लिखा, क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज आता है और वाटर को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी पोलर सॉल्वेंट, कोई भी आप सोल्यूशन तैयार करोगे उसमें वाटर तो ऐड करोगे ही करोगे, तो उसकी वहां पे कंसीडर नहीं करते नेट सेल रिएक्शन में वाटर को। बस ये कुछ रूल बनाए हुए हैं लोगों के, इसलिए कंसीडर नहीं करते, नहीं करते उनके रूल बनाए हुए हैं, अब उनके रूल अपन तो तोड़ नहीं सकते। ओके
हटा दें कि कुछ लिखना है इसमें? ये तो मैंने समझाया है, ये वाला तो। ओके, हटा देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट आपको जितने पढ़ने थे उससे ज्यादा ही बता दिए मैंने। आप मोल्टन स्टेट में किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके वाटर ऐड करके आप उसमें उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, कितना क्या बना। और अगर वाटर ऐड कर दिया मैक्सिमम अमाउंट में तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो सारा सब कुछ आपको बता दिया। वैसे तो काफी सारी चीजें होती है, लेकिन आपके इतना ध्यान में हो जाएगा तो आपके कोई क्वेश्चन में कमी नहीं आएगी। अब अपन एक रूल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फेराडे लॉ। फेराडे लॉ। अब कई लोग इस फेराडे लॉ को दो तरह से डिफाइन करते हैं। अब दो तरह से डिफाइन करने का कुछ नहीं है, चीज एक ही थी, बस उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके समझा दिया कि जब आप एक सिंगल सेल की बात करते हो तो फेराडेज फर्स्ट लॉ होता है, उसको क्या बोलते हैं? अगर आप सिंगल एक सेल की बात करते हो तो वो जिस लॉ को फॉलो करेगा वो फेराडे का फर्स्ट लॉ होगा। और अगर सेकंड लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ का मतलब क्या है? अगर आपने इस तरह से खूब सारे सेल ऐड कर दिए और एक बैटरी का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि यहां से आपने क्या किया, एक ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक बैटरी लगा दी, यानी कि सारे के सारे सेल आपने ऐड कर दिए। दिख रहे हैं आपको सेल? खूब सारे सेल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल हैं, है ना? इनको यहाँ पे आपने बैटरी से अटैच कर दिया। इनिशियल जो एनोड है और इधर का कैथोड है, एनोड और कैथोड को आपने ऐड कर दिया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। जब एक सिंगल सेल की बात करते हैं तो आप फेराडे फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। और जब अगर सेल का कॉम्बिनेशन बना के आप बैटरी का फॉर्मेशन करते हो तो फेराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं। दोनों को अलग अलग बस पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी चीज का डिफरेंस होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ लेते हैं, बाकी इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फेराडे बोलता है ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड, दो चीजों की को कंसीडर करता है, उसकी बात करता है कि जो भी आपकी ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, इनके ऊपर जो भी आपके जो प्रोडक्ट हैं जिसका डिपोजिशन हुआ है या गैस लिबरेट हुई है, यानी कि जो डिपोजिट हुए हैं, क्या हुए हैं? डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लिबरेशन ऑफ गैसेस, सिर्फ इन चीजों को कंसीडर करने का काम करता है कि कितना डिपॉजिट हुआ, कितना गैस का लिबरेशन हुआ, कितना चार्ज पास करने पर। यानी कि आप इसके अंदर ये बैटरी लगा रहे हो ना, इस बैटरी का रोल है कि ये बैटरी कितनी पावरफुल है, जितनी पावरफुल होगी उतना आपका प्रोडक्ट होगा। मतलब इस कैथोड के ऊपर उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा, एनोड के ऊपर उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। अगर कोई गैस का लिबरेशन हो रहा है तो उतनी ज्यादा गैस लिबरेट होगी। वो सब कुछ इस बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सॉल्वेंट के तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही, लेकिन यहाँ पे बैटरी का रोल बताया जाता है कि आप बैटरी से जितना चार्ज आप पास करोगे उतना ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। वो प्रोडक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक डिपॉजिट हो सकता है प्रोडक्ट, और एक गैस की फॉर्म में वो आपके लिबरेट भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे एक बात की जाती है, इन दोनों को मैं सम अप करके एक बात कर रहा हूं, ठीक है ना? जो फेराडे ने बोला था कि जो डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो होता है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि W का मतलब यहाँ पे क्या है? W का मतलब क्या है यहाँ पे? मास ऑफ, मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिख दो, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये किसके इक्वल प्रोपोर्शनल होता है? ये चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? आप इसमें जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। वो प्रोडक्ट आपका डिपोजिट भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में लिबरेट भी हो सकता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये दोनों के दोनों लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, बस दोनों में एक छोटी सी डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने दोनों रूल को आपको एक साथ समअप करके सिखा रहा हूं कि आपको दोनों अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको एक ही मानना है, और किस चीज का डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब अपन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, उसको बोलते हैं Z, और ये लग जाता है Q। इस Z को यहाँ पे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंस, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है। ध्यान देना, इस जेड को एक फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पहले बात तो ये है कि आपको इतना समझ में आया क्या? थोड़ा सा मेरे को बड़ा करके लिखना पड़ेगा। हाँ, रिपीट भी कर देंगे आपको, क्योंकि नीचे हो रहा है एक बार, थोड़ा मेरे को बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। पहले इतना लिख लो आप। जल्दी लिख लो। लिख लिया? हाँ, रिपीट भी कर दूंगा, पहले ये रिपीट ही कर दूंगा, पहले लिख लो इसको, फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, फेराडे ने एक लॉ दिया था, वो लॉ सिर्फ किसके लिए था? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए था। किसके लिए था? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स के लिए था। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अपन बैटरी का यूज करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे बैटरी का यूज कर लिया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है, या तो वो प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। एनोड से तो वो क्या होता है, निकलता है और कैथोड के ऊपर आके जम जाता है, और या इन एनोड और कैथोड के ऊपर से क्या निकलती है? गैसें निकलती है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को मिलते हैं, या तो वो डिपॉजिट फॉर्म में मिलता है, या वो आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो फेराडे ने यही लॉ दिया था कि आपकी डिपोजिशन होगा या गैस लिबरेट होगी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? यानी कि जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, डब्ल्यू मतलब जो मास ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, जो डब्ल्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज के। इसको क्या बोलते हैं? क्यू को चार्ज, इसको क्यू को आई इंटू टी भी लिखते हैं। इस क्यू को क्या लिखते हैं? आई इंटू टी। आई मतलब करंट इंटू टाइम। ये भी मैं आगे थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको। यहाँ पे जो आई है, वो आई क्या है आपके? करंट है, और करंट है, और टी आपके क्या है यहाँ पे? टाइम है, ठीक है। करंट को अपन लिखते हैं एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। और टाइम की यहाँ पे यूनिट अपने को लेनी है सेकेंड, ये ध्यान रखना। ये जो चार्ज होता है, आपने 10th में पढ़ चुका है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट पास इन ए पर्टिकुलर टाइम, है ना। थोड़ी स्क्रीन पूरी हो गई है, इसलिए थोड़ा पहले लिख लो। जो चार्ज होता है, वो चार्ज जितना ज्यादा सप्लाई करोगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे ही हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को भी क्या बोलते हैं अपन? इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को जेड जेड को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट बाय फेराडे, बाय फेराडे। आपको मालूम है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना अगर आपको आता है तो उसको फेराडे से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है कि इक्विवेलेंट वेट हर अलग सॉल्ट का, हर जितने भी टाइप के आपके मिनरल सॉल्ट होते हैं या नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, जो भी है उनका सबका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आता है ना। इक्विवेलेंट वेट को फेराडे से डिवाइड करते हैं तो अपने को जेड की वैल्यू मिल जाती है। वो जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर आपके पास में चार्ज की वैल्यू है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें बोलता है, यानी कि दोनों लॉ के अंदर एक चीज कॉमन है कि इसके अंदर भी करंट पास होता है, इसके अंदर भी करंट पास होता है। तो जो भी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है और इसमें सेल्स का कॉम्बिनेशन, इसमें बैटरी है। तो इसमें जो भी चार्ज सप्लाई होगा उस चार्ज सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके अंदर जो भी चार्ज सप्लाई होगा, यहाँ ध्यान रखो ये बैटरियां जितनी भी है ये डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की हैं। इस ये बैटरी ए बैटरी है,
इस बैटरी का बी बैटरी और सी बैटरी, यानी कि या तो इनके अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी या इनके अंदर जो करंट नहीं जो वोल्टेज मान लो ऐसे कंसंट्रेशन का अपन देख लेते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, या तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इसमें जिंक का सॉल्ट भर दो, इसमें सोडियम का सॉल्ट भर दो, इसके अंदर एल्यूमिनियम का सॉल्ट भर दो, तो सबके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। तो प्रोडक्ट जो भी होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जितना ज्यादा जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि करंट तो सब में सेम पास हो रहा है क्योंकि बैटरी तो एक ही लगी हुई है, यानी कि इस टाइप के सेल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आपके करंट तो सेम होता है, क्या होता है, करंट क्या होता है आपके सेम, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, प्रोडक्ट ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि जिनका जितना जितना इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट आपको नॉर्मली कैलकुलेट करना आता है, सर अगर प्रोडक्ट सेम हो तो, प्रोडक्ट सेम हो तो, अरे प्रोडक्ट तो सेम हो, प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पे क्या है, मास लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मास ऑफ प्रोडक्ट। मान लो यहाँ पे भी जिंक सल्फेट डाल दिया, यहाँ पे भी जिंक सल्फेट डाल दिया, यहाँ पे भी जिंक सल्फेट डाल दिया, लेकिन यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यानी कि किसी के अंदर 1 चम्मच डाला है पानी के अंदर घोल के, किसी में 2 चम्मच डाला है, किसी में 3 चम्मच डाला है, तो सबके अंदर जिंक सल्फेट, सब में प्रोडक्ट आपका एक ही जैसा बनेगा, सब में एक जैसे प्रोडक्ट बने, लेकिन सबकी कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग, सबकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो जो चार्ज पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मास भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सबके सब जिंक सल्फेट है, इसलिए प्रोडक्ट तो एक जैसा मिलेगा, तो जितना चार्ज जिसको मिलेगा, यानी कि चार्ज की सप्लाई सबके लिए सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो मास प्रोडक्ट होगा वो चार्ज की प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि चार्ज जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही मास का प्रोडक्ट होगा, यानी कि किसी के अंदर चार्ज चार्ज तो सबके अंदर सेम है, तो प्रोडक्ट सबके अंदर एक जैसा मिलेगा, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जिंक का सॉल्ट है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, यहाँ पे और भी कोई मान लो कैडमियम का सॉल्ट है, तो इन सॉल्ट का जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता है, जैसे जिंक होता है जिंक 2+ बनाता है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3+ बनाता है, सोडियम है तो सोडियम +1 बनाता है, यानी इनका जो भी मोलर मास होगा उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, यानी कि जिंक है तो जिंक का जो भी मोलर मास होगा, जिंक के जो सॉल्ट का जो भी मोलर मास होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो तो वो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यहाँ एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्ट है तो उस सॉल्ट का मोलर मास ले लो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे आपके मान लो कोई सोडियम का सॉल्ट भरा हुआ था तो सोडियम आपको मान लो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो भी सोडियम का सॉल्ट है NaCl है NaO है जो कोई भी है, तो उसका जो भी मोलर मास होता है उसको 1 से डिवाइड कर दो, उसका आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूँ, जो भी उनके ऊपर चार्ज होता है वो उसके मोलर मास को डिवाइड कर दो तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, और इक्विवेलेंट वेट जिसका जितना जिसका जैसा इक्विवेलेंट वेट होगा उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस चीज को समझे आप, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है, इसके अंदर तो इक्विवेलेंट वेट की बात ही नहीं करते, क्योंकि देखो जो भी मास है वो चार्ज की प्रोपोर्शनल है, जैसे पास जितना चार्ज पास होगा उतना इसके अंदर डिपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का इक्विवेलेंट है, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट की बात यहाँ पे भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक से ज्यादा है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सॉल्ट आपने NaCl का भरा है तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या निकालोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसका जो भी मास होगा उसको 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 4 ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, जैसे रिएक्टेंट हो, जैसे आपके जिंक का आयन है, आपके मर्क्यूरी का आयन है, तो ये आयन क्या करते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट वेट होगा डिफरेंट होगा। मतलब घूम फिर के आप एक बात समझ गए, बैटरी जितनी ज्यादा बैटरी लगाओगे, बैटरी का जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेते हैं, और यहाँ पे अपन सीधा ही बोल देते हैं कि चार्ज सप्लाई करते हैं तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बाकी यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वेट की बात कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत, आपको दोनों सेपरेट बस इतने, बस ये है कि इसके अंदर बैटरी बना दी, इसके अंदर सिर्फ सेल था, और कुछ नहीं है। आगे चले, यहां तक लिख लिया, ओके आगे चलते हैं।
ये फॉर्मूला आया था अपने पास, क्या फॉर्मूला आया था? मास अपॉन W, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू Z इंटू Q, ये आया था। Z को अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे इनटू Q। Q को अपन क्या बोलते हैं? IT। अभी लिखा था ना। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को पहले ही बता देना कि ये कहां से आया। ओके, अब नई टर्म आ गई इक्विवेलेंट वेट। वैसे आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन तो भी मैं वापस बता देता हूं आपको। जो ये इक्विवेलेंट वेट है, ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज ऑन आयन। ये तो मालूम है ना आपको, जिसको अपन एन फैक्टर भी बोलते थे। जिसको अपन क्या बोलते थे? एन फैक्टर। या यहाँ पे आप चाहो तो इसको एक्स लिखो, एन मत लिखो अभी, क्योंकि थोड़ा सा आगे एक डिफरेंट चीज आएगी तो दो एन हो जाएंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने ये देखा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपाउंड का मोलर मास है, उसके ऊपर जो भी चार्ज आया है, यानी कि उस कंपाउंड के ऊपर जो भी उसके ऊपर चार्ज है, या आप ऐसे बोल दो, अगर मोलर मास की बात हो रही है, ये आपको निकालना आता है। मैं इन चीजों के अंदर वापस नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास। चलो एक एग्जांपल बता ही दे देता हूँ, हमेशा यही बताते हैं। H2SO4 है। H2SO4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ये 2 H डोनेट करता है, SO4 2 डोनेट करता है। या तो इसका चार्ज ले लो या इसका चार्ज ले लो। आपको दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है? ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1। तो 2 पे कितना हो जाएगा? +2। यानी कि इसके ऊपर भी कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। वैसे है तो प्लस का चार्ज। SO4 के ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक ही SO4 है और इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। यानी कि प्लस और माइनस हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो भी H2SO4 का मास है, उसको उसके चार्ज से, चाहे तो पॉजिटिव वाला चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव वाला चार्ज ले लो, उससे डिवाइड कर दो। तो H2SO4 का वैसे मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल। आपको याद है? H2 को तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 के 2 सीधे लिख देते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 का डबल कितना करते हैं? 32। ऐसे करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 8 का डबल 16, कितने 4 हैं? कितना 16 इंटू 4 64, कितना हो जाएगा? 98 होता है। 98 ग्राम पर मोल। तो आपको मालूम है ये H2SO4 का मोलर मास है, और इसका अपने को इक्विवेलेंट मास निकालना है या इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। चार्ज अपने को मालूम है, या तो पॉजिटिव वाला ले लो या नेगेटिव वाला ले लो। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, यानी इस तरह से जो भी मोलर मास होता है उसको उसकी 4 से डिवाइड कर दो, तो आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। ये तो आपने देखा हुआ है। यस यस, नो प्रॉब्लम। रिपीट? अरे क्या करूं रिपीट? मार दोगे रो तुम तो ऐसे मेरे को। W इज इक्वल टू जेड क्यू होता है। Z को अपन क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इस Z को इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे भी लिखते हैं। इस Z की जगह मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। Q को लिखते हैं I इंटू टी, ये होता है चार्ज, है ना। ये क्या आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और Q क्या है आपका? चार्ज, या इसको करंट, करंट बोल दो। चार्ज नहीं को बोल के इसको करंट बोलो, ठीक है। करंट सप्लाई करते हैं ना अपन, करंट ही तो सप्लाई करते हैं चार्ज की फॉर्म में, है ना। करंट सप्लाई कर रहे हैं बैटरी से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को अपन ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। फेराडे की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 96500 कूलाम पर मोल, याद है ना। और इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना होता है। आई होता है आपका करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर।
इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टी होता है आपका टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकंड। ये तो आपको बताया था अभी। ये एक फॉर्मूला आपके डिराइव हो गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट एक नई चीज ज्यादा देते हैं। इक्विवेलेंट वेट को अपन क्या लिखते हैं? मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन आयन। यानी कोई भी आयन के ऊपर जो भी चार्ज है, चाहे तो पॉजिटिव के ऊपर चार्ज ले लो, टोटल कितना चार्ज दे रहा है, या नेगेटिव वाला, दोनों के ऊपर सेम ही होगा। एक पे बस मैग्नीट्यूड का फर्क है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है तो उधर नेगेटिव होता है। किसी का भी देख लो, वो दोनों सेम ही होता है। तो आपको एक एग्जांपल बताया H2SO4 का, कि H2SO4 का जब अपन मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ये तो 9th की चीज है, ये 9th की चीज है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है ना तो आप इस चीज को सीखो, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। ये केमिस्ट्री क्या ABCD होता है ना, उसमें सिर्फ A है। अगर ये नहीं होगा तो B तक कहां से पहुंचोगे, फिर C तक कहां से पहुंचोगे, वही बात है। तो आप यहाँ पे मोलर मास है, इस मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हो कि इसका मोलर मास आता है 98 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर इसका मोलर मास 98 ग्राम पर मोल है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, या इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 98 को डिवाइड कर दो उसके चार्ज से, यानी कि उसके ऊपर कितना चार्ज होता है किसी आयन पे। तो देखो पॉजिटिव पे भी चाहे देखो चाहे नेगेटिव पे देखो, कितना चार्ज आ रहा है? 2 का चार्ज आ रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। ये हो जाएगा इसका मोलर वेट। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? अगर ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH का आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो, करो। रघुवीर, नो सर मतलब क्या नो सर? कुछ समझ में नहीं आया, या नो वगैरह बोलते हैं तो पता ही नहीं पड़ता, कंफ्यूज हो जाता हूँ। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। $40.3। इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट सेम ही आएगा। देखो, जब NaOH को आप देखते हो तो ये आयंस में जब अपने एक्वा सॉल्यूशन में जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो Na प्लस OH माइनस देता है। मतलब ये कितने चार्ज का प्रोवाइड कर रहा है? ये 1 चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे पॉजिटिव का देखो चाहे नेगेटिव का देखो। तो इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास इसका कितना आता है? 23 प्लस 16 प्लस 1, कितना आ जाएगा? लगभग 40। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया इसका? इक्विवेलेंट वेट या मोलर मास। इसका क्या आ गया? मोलर इक्विवेलेंट, क्या क्या मोलर मास आ गया। मोलर मास इसका क्या आ गया? 40 ग्राम पर मोल। अब इसका आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या निकालोगे? 40/1, आंसर तो वही आएगा 40। इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट एक ही होता है। इस तरह से निकालना आना चाहिए बस आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। मैंने ये एग्जाम्पल आपको बता दिए, अब मैं इनको हटा रहा हूं। ठीक है, लिख लिए? यस नो में रिप्लाई, वेरी गुड। यस नो में रिप्लाई कर दिया करो जल्दी जल्दी। देखो, अब इस इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं क्या? डिपोजिशन या प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन, ऐसे लिख दूं, सीधा ही लिख दूं x। मोलर मास को मैं ऐसे लिख दूं, कैपिटल M है मोलर मास, तो मोलर मास को मैं सीधे लिख दूं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला लिखने में। तो W इज इक्वल टू M अपॉन x। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के नीचे फेराडे, ये लो फेराडे, इनटू आगे क्या था? IT, ये लो IT। ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है, चाहे तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट लॉ का आ जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड लॉ का आ जाए। इसमें आपका W क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो भी प्रोडक्ट होगा वो डिपॉजिट फॉर्म में भी हो सकता है, वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। गैसेस फॉर्म में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। M क्या है आपका यहाँ पे? मोलर मास। मोलर मास किसका है? जो भी आपका प्रोडक्ट बना है उसका मोलर मास। X क्या है यहाँ पे? X क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन आयन, है ना। F क्या है यहाँ पे? F है आपके यहाँ पे
फेराडे, फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम पर मोल, है ना। आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे है करंट, करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, है ना। टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे टाइम, कितने टाइम तक वो सप्लाई कर रहे हो आपके करंट को, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। बचा क्या, कुछ नहीं बचा। आपको इन वैल्यू का यूज करके आंसर निकाल, सर ये सारे सेल के लिए अलग लेने पड़ेगा दो लॉ में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला रखो, ये एक फॉर्मूला ले लो, अब इसमें आपको किन किन की रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो भी आंसर आ रहा है ये आपका डिपोजिटेड प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, किसके लिए, डिपोजिटेड प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि देखो मास की जब भी बात होती है या मोलर मास की जब भी बात होती है, ये जो डब्ल्यू क्या है निकल रहा है यहाँ पे, मास निकल रहा है, तो मास डिपॉजिट फॉर्म में आप कैलकुलेट करते हो और गैसियस फॉर्म का आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना ज्यादा मेटल डिपॉजिट हुआ है, तो उसका प्रोडक्ट का इससे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन गैसियस प्रोडक्ट होते हैं जिनका अपन वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी पहले इसका एक बार कर लेते हैं। सिर्फ इस एक फॉर्मूले को याद रखना है और कुछ नहीं करना है आपको, समझ गए। ओके, हटा दूं मैं इसको, एक क्वेश्चन दे दूं आपको। हम्म, क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। सर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा क्या, हाँ क्यों नहीं करेगा, बताए थे ना आपको यार, शुरू शुरू में नहीं बताए थे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी, ये सारे नहीं बताए थे शुरू शुरू में। फर्स्ट सेकंड चैप्टर लेक्चर था आपके, वहां बताए थे मैंने आपको, क्यों नहीं बताया, आराम से बताए थे। पढ़ा करो बेटा। चलो आपको ये भी चीज वापस आपको रिकॉल करा देते हैं। आपने एक सेल लिया, उस सेल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, सेल का टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब उसके अंदर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करने के बाद में आप कह रहे हो कि मैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखूंगा कि इसकी कंडक्टेंस या इसके प्रोडक्ट के ऊपर क्या फर्क फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात तो आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा क्या, स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमेशा इंक्रीज नहीं होती है, ध्यान देना। आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, काफी लंबे टाइम तक बढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक एक ऐसी पोजीशन आई कि पानी तो सारा का सारा उड़ गया, पीछे सॉल्ट था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया वापस। अब उसके अंदर आयन तो बचे नहीं, धीमे धीमे वो जो भी मॉलिक्यूल था वो लेटिस फॉर्म में वापस आना शुरू हो गया, क्रिस्टल फॉर्म में वापस आना शुरू हो गया, उसके अंदर आयंस थे वो सारे के सारे कंबाइन होकर वापस सॉल्ट का फॉर्मेशन करने शुरू कर दिए। तो आप देखोगे उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस वापस डिक्रीज जाएंगे। शुरू शुरू में आपके आपने उसके अंदर सॉल्ट भर रखा है, पानी डाल रखा है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप देखोगे वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और Na+ और Cl- की कंसंट्रेशन धीमे धीमे आपको लगेगा कि इसके अंदर जो भी है वो Na+ और Cl- ज्यादा है, पानी तो धीमे धीमे उड़ रहा है, तो आपको लगेगा कि Na+ और Cl- की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन एक टाइम मतलब बहुत ज्यादा अगर आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो आपको क्या लगेगा कि वाटर तो सारा का सारा इवेपोरेट कर दोगे, अब पीछे क्या सिर्फ सॉल्ट बचा है, वो सॉल्ट वापस लेटिस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, वो धीमे धीमे वापस उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है आयंस के बीच में वापस होना शुरू हो जाता है, तो फ्री आयंस का जो आपके कंसंट्रेशन थी वो वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो कंडक्टिविटी वापस डिक्रीज जाती है। ऐसा कभी फिक्स मत करना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर या प्रेशर बढ़ाने जो भी कंसंट्रेशन आप कम ज्यादा कर रहे हो तो हमेशा एक लीनियर फॉर्म में बढ़ेगी घटेगी। अगर वहां पे आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, आप खुद सोचो ना, जनरल चीज है ना, अगर उसके अंदर पानी ऐड करते हो शुरू शुरू में, अगर किसी सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड करते हो तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं ना। एक कंसंट्रेट आपने NaCl के अंदर वाटर ऐड कर दिया, आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, आपने कंडक्टिविटी इंक्रीज की, लेकिन एक
लिमिट तक आने के बाद आपने देखा कि NaCl के कंसंट्रेशन को आपने मतलब एक पीक तक पहुंचा दिया कि आपने जितना वाटर उसकी लिमिट थी वो ऐड करने की, उसको सैचुरेट करने की, तो आपने पूरा कर दिया। अब आप उसके अंदर और वाटर ऐड करते जा रहे हो, उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस का कोई रोल है? यहाँ पर Na+ और Cl- के जो भी आयंस थे वो पहले से बन चुके हैं। अब आप उसके अंदर कंडक्टिविटी देखोगे तो मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर, मतलब लास्ट जो स्टार्ट की थी क्लास तो अपने इक्वेशन देखा था कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो तो आपको ये लगता है कि Na+ और Cl- की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम होना शुरू हो जाती है। तो कंडक्टिविटी जो भी होती है वो Na+ और Cl- के ऊपर डिपेंड ही करना बंद कर देती है, वो धीमे धीमे वाटर के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देती है। सर थोड़ा ब्रेक लो, धीरे बोलो। धीरे क्या बोलूं, मैं को लिखवा थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूँ जनरल चीज, समझ गए? अरे सब समझ गए रे, मुझे मालूम है, दीक्षित समझ गया, आकाश समझ गया, सब समझ गए। हटा दूं मैं इसको? ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप क्वेश्चन करोगे और ठंडे दिमाग से करोगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, copper deposited when 5 ampere current is passed, when 5 ampere current is passed in solution, pass through a solution, through a solution of copper sulfate for 1 hour। आपने 1 घंटे तक 5 एम्पियर का करंट पास किया एक सेल के सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में पास किया, सेल ही बना वो तो बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ? कॉपर का अमाउंट बताओ आप मेरे को। और कॉपर का जो सॉल्ट है वो कॉपर सल्फेट है, ध्यान रखना। या मैं कोई दूसरा लिख देता तो उसका आंसर भी चेंज हो सकता था। आंसर निकालो इसका। चलो यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूं। गिवन डेटा, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 63.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये लिए आपके, लो आपकी हेल्प कर दी। अब इसका आंसर निकालो कि कितना यहाँ पे आपके डिपॉजिट होगा। 5.4, हाँ अप्रोक्स सही है, लेकिन देखते हैं। हाँ अप्रोक्स है, सही है, वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं जो बोलते कम हैं पढ़ते ज्यादा हैं। हम्म, हाँ आकाश। हाँ पढ़ते हो तुम, पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। क्या टाइम कितना हुआ है? अरे ये क्वेश्चन ही हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। चलो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे सबने कर लिया है, कुछ नहीं है इसमें। 11.1 नहीं रे, गलत है। सीधा सीधा डिपॉजिट का बात कर रहा है तो डिपॉजिट मतलब W इज इक्वल टू
अपॉन एक्स एफ इंटू आई टी, यही तो था। मोलर मास आपको मालूम है, मोलर मास क्या है कॉपर सल्फेट का, 63.5 ग्राम पर मोल, अपॉन एक्स क्या है आपके चार्ज, चार्ज कितना, कॉपर सल्फेट कितना चार्ज प्रोवाइड करता है आपको मालूम है, +2 -2 याद है ना, तो 2 इंटू फेराडे कितना होता है 96500 इंटू करंट कितना है कि 5 एम्पियर इंटू टाइम क्या है आपका 1 आवर, अपने को लेना कितना में होता है सेकंड में, तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो 3600, कितना ही होता है सेकंड। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 4 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट अप्रोक्स आंसर आ रहा है 5.6 ग्राम, ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। अपन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कल करेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कोई गैस का, डिपॉजिट होने वाला प्रोडक्ट, हाँ कोई बात नहीं, अप्रोक्स आ जाएगा, अरे 5.6 5.8 कुछ भी निकाल लेना, आ जाएगा ढंग से आ जाएगा, हाँ लगभग सही है अप्रोक्स। ऐसे देखो एक चीज ये भी ध्यान रखो, केमिस्ट्री में कभी भी आंसर आते हैं ना अप्रोक्स आंसर आते हो ना, तो इज इक्वल टू ऐसे मत लिखा करो, इज इक्वल टू ऐसे अप्रोक्स करके लिख दिया करो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि बंदे ने दिमाग लगाया है। हाँ कोई बात नहीं, ओके। क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, 2 मिनट है। कल की क्लास होगी फिर खत्म पूरा चैप्टर, फिर थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनिक से रूबरू कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे आपको। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट क्या होगी, मास है तो मास क्या होगा ग्राम में होगा, ये एम्पियर वगैरह ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे, मोल होगा, ये एम्पियर एम्पियर होता है वो किस में किस में होता है, एम्पियर की यूनिट क्या होती है वोल्ट वाली होती है ना, ये चलो आपको पूरा को पूरा कल बता देंगे, एम्पियर को भी और खोल के बता देंगे, ये सारे कट जाएंगे पीछे, ग्राम एक ही बचेगा, मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है। एम्पियर आपने निकालना सीखा था जब अपने फेराडे निकाला था शुरू शुरू में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला था अपन ने। केमिस्ट्री लैब नहीं देखी, हाँ तो देख लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, शौक है, नया नया जोश है। हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। चलो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो आप, फिर चलता हूँ मेरे को भी क्लास। अरे पिछले साल तो वैसे ही लैब में तो दिक्कत ही थी, कोई क्वेश्चन नहीं है, लक्षिता बोल रही है कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है क्वेश्चन, इसका मतलब सारे कर लेते हो, है ना। चलो कल अपन लास्ट को क्लास लेके चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, आपको थोड़ा केमिकल लोचे समझाएंगे। चलो ठीक है, ओके, सर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।